नमस्कार मित्रों, जैसा आपको सूचित किया था, आज हमारे बीच संजीव सर हैं। कुछ कारणों से थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त समय है सर को सुनने के लिए। संजीव सर और विभागाध्यक्ष पद्मप्रिया मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। रितिका और साइनाथ जो हमारे स्टोर छात्रा हैं, उनसे अनुरोध है कि संजीव सर को विभाग की तरफ से एक स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छा प्रदान करें। जब संजीव सर की बात हो रही थी कि संजीव सर आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के बीच में कुछ भ्रम या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई कि कौन से संजीव जी आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी जगत में 2 संजीव जी है और एक संजीव जी और है सिनेमा जगत की। तो कल भी जब मैंने बच्चों से बात की थी तो वो कह रहे थे कि कथावाचक संजीव जी आ रहे हैं या हंस में आजकल लिख रहे हैं वो संजीव जी हैं। तो फिर मेरे फोटो बतानी पड़ी दोनों की, ये संजीव जी है, ये संजीव कुमार जी है। मित्रों, संजीव जी से जो मेरी पहली भेंट हुई थी, कल भी बात हुई थी, संजीव सर को वो याद नहीं था, क्योंकि उस समय मैं अध्यापक था और संजीव सर काफ़ी व्यस्त थे, कार्यक्रम था सर के कॉलेज के अंदर, कॉन्फ्रेंस वगैरह थी। तो मुझे याद है कि बीज वक्तव्य उस संगोष्ठी के अंदर सर ने दिया था, तो वहाँ से मेरी मुलाकात संजीव जी से हुई। फिर उनको पढ़ा लिखा, सब लोग के अंदर व्यंग के रूप में कॉलम लिखते थे, आजकल उन्होंने बंद कर दिया खतावार नाम से। अंश में वो लिख ही रहे हैं और उसमें इन पंक्तियों के लेखक के नाम से वो लिखते हैं, इम्प्लेम, इन पंक्तियों के लेखक। तो इन पंक्तियों के लेखक जो है वो आज हमारे सामने वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। संजीव जी को एक आलोचक के रूप में जाना जाता है और उनकी जो पुस्तक है अज्ञेय और जैनिन विसर्जन के सैद्धांतिक नेपथ्य के लिए संजीव जी को देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसी तरह से एक और इनकी पुस्तक काफ़ी चर्चित है जो संपादित हुई है, सर ने संपादन किया उस पुस्तक का, 300 रामायणी और अन्य निबंध, जो छवि सर की पाठकों के बीच में है। वो एक जागरूक आलोचक के रूप में है, जो किसी आप कहिए कि वैचारिक जो जकड़नबंदी होती है, या आप कहिए कि जो मतलब अंधता होती है, उस तरह की स्थिति नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था, जो आपका नया लेख आया है आलोचना पत्रिका में, तो मुक्तिबोध की कहानियों के ऊपर सर ने लिखते हुए मुक्तिबोध की जो विशेषता बताई है, मुझे लगता है कि वही विशेषता सर की का जो आलोचना है उसकी भी मुझे कहना चाहिए, लगभग उसी तरह का आलोचनात्मक लेखन सर कर रहे हैं। तो मैं वहीं से उस पंक्तियों को जो करते हो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मार्क्सवादी होने का मतलब व्यक्ति मनोविज्ञान की बारीकियों में उतरने और उसकी अशेष संभावनाओं के प्रति अपने को खुला रखने की दुश्वारियों से पीछा छुड़ा लेना नहीं है, और पात्र के मनोविज्ञान में उसके भाव और विचार की दुनिया में गोता लगाने का मतलब पूंजी और सत्ता के गठजोड़ पर टिके ठोस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसे काट देना नहीं है। तो ये जो एक हमारे यहाँ मान्यता रही कि वही जो प्रगतिशील है या मार्क्सवादी है वो मनोविश्लेषण के ऊपर बात नहीं करता, और जो मनोविश्लेषण की बात करते हैं वो प्रगतिशीलता के ऊपर, पूंजी और सत्ता के जो संबंध है उनके ऊपर बात नहीं करते। तो इस तरह की जो दरार या कहीं खाई हिंदी आलोचना के बीच में कई बार दिखाई देती है, उस खाई को दूर करने की कोशिश संजीव जी के लेखन में हम देख सकते हैं। और सिनेमा के ऊपर भी संजीव जी का काम है। वर्तमान समय में जनवादी लेखक संघ जो है उसके आप उप महासचिव हैं, और
नया पथ जो पत्रिका आती है उसके साथ भी आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेखन से हम लोग समय समय पर परिचित होते रहते हैं। और सर की जो प्रतिबद्धता है साहित्य के प्रति, पाठकों के प्रति, उसको अगर आप देखें, जब देवीशंकर अवस्थी पुरस्कार दिया गया और सर ने जो अपनी पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपनी बात रखी, तो कुछ एक दो पंक्तियां है, सर ने क्या कहा था वो उसके ऊपर आप देखिएगा। लेखक पाठक का रोना तो रोते हैं, लेकिन खुद उन्होंने इसे पाठक से जोड़ने, उसे लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया। उपन्यासकार को अगर उपन्यासकार बने रहना है तो उसे तरह तरह की आवाज़ों को स्पेस देना होगा। तो जो नई नई आवाज़ें साहित्य में उठ रही है उनको स्पेस दिए बिना आज का उपन्यास जो है उपन्यास नहीं रह सकता। पाठकों को उससे जोड़ना पड़ेगा। अगर पाठक नहीं जुड़ते हैं साहित्य से तो ये दोष सर बता रहे हैं कि खुद लेखक का दोष है, पाठक का दोष नहीं है। तो वो जो अमूर्त चिंतन साहित्य के अंदर किया जाता है, या कलावाद जो साहित्य के अंदर रहा, या आविजातपन जो भाषा के माध्यम से दिखाई देता है, तो उस तरह की मानसिकता का विरोध आपने अपने लेखन के माध्यम से किया है। तो अब मैं सीधे सर को आमंत्रित करता हूँ कि उनका जो विषय है उसके ऊपर वो बात रखें, समकालीन समय की चुनौतियाँ और हिंदी साहित्य जो विषय है इस व्याख्यान का। तो संजीव कुमार जी। धन्यवाद प्रमोद मीणा जी। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पद्मप्रिया जी, मेरे मित्र प्रमोद, और अच्छा इसमें बोलना है, और सभी साथियों, क्या वैसे बोलूं तो बेहतर सुनाई पड़ेगा या ये अच्छा है? ये ऐसे रख लीजिए। अच्छा, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इस बातचीत की शुरुआत में ही प्रमोद मीणा जी ने खुद मेरी ही कुछ युक्तियों का ध्यान दिलाया। वो युक्तियां भी हैं और उक्तियां भी हैं, और मैं उन्हीं से एक तरह का प्रस्थान लूंगा अपने इस वक्तव्य का। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये क्लासरूम व्याख्यान की तरह ही है। हमारे शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, और उनके बीच में मुझे खुलकर और बहुत लंबा बोलने की छूट दी गई है। तो मैं उसी अंदाज में बात भी करूंगा, और जो विषय मैंने रखा है वो विषय यही सोच के रखा था कि संभवतः उसके बहाने मेथोडोलॉजी पर हम कुछ बात कर पाएंगे कि हम शोध पर किस किस तरीके से शोध के दायरे में काम करते हुए किसी विषय पर विचार करते हैं। मेरे ये कहने का क्या मतलब है, ये थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा। अभी हो सकता है आपको लगे कि ये कहाँ शोध प्रविधि आ गई, कहाँ तो आप अभी के साहित्य और समकाल की चुनौतियों पर आपने विषय रखा है, और कहाँ उसमें शोध प्रविधि का प्रश्न आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि वो हमारी बातचीत का हिस्सा बनेगा। मैं खुशनसीब एक दूसरे अर्थ में भी हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रमोद जी ने मेरी युक्तियों का मुझे ध्यान दिलाया, इस अर्थ में भी कि जिस जगह आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं नौकरी करने आया था, वहाँ मुझे बोलने के लिए आने का मौका मिला है। और इस कैंपस में आने के बाद मैंने रस्क किया कि मैं क्यों नहीं यहीं हूँ। ये इतना खूबसूरत, इतना शांत, और सचमुच जहाँ आप ध्यान लगा सकते हैं, इसके योग्य कैंपस है। देख के मुझे हठात ये याद आता रहा कि 20 साल पहले मैं यहीं आया था और मैं लौट गया था। वो किस्सा एक अलग किस्सा है, उस पर हम लोग कभी व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। मैं सीधा विषय पर आता हूं। विषय हमने रखा है समकाल की चुनौतियां और हमारा साहित्य। मैं उसको समकालीन समय इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसमें समय और काल दोनों शब्द हैं, उससे मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। और मैं समझता हूं कि अगर आज का समय कहना है और उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करना है तो वो शब्द समकाल है। हम उसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आज के समय की चुनौतियां और हमारा साहित्य। अब इस चीज पर बात करते हुए मैं अपने अंदर से एक दबाव महसूस करता हूं, जिस दबाव को मैं रेजिस्ट भी कर रहा हूं और मैं करूंगा। वो दबाव क्या है मैं ये पहले बतलाऊं। वो दबाव ये है कि मैं जिस शहर से आया हूं वहां इन दिनों गिरफ्तारियां चल रही हैं।
और किस चीज के लिए गिरफ्तारियां हैं? देशद्रोही नारे लगाने के लिए विद्यार्थी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कैंपस में पुलिस का प्रवेश हो रहा है, और एक अजीब तरह की फ्रेंजी बनी हुई है नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल होने को लेकर। तो ये एक पूरा दौर है जिसमें, और ये दौर हम समझते हैं कि पीछे कम से कम 1.5 साल 2 साल से ये दौर बहुत ही घनीभूत हुआ है, जिसमें आपको बड़ी आसानी से आपकी किसी भी छोटी चीज पर देशद्रोही कहा जा सकता है। आप इस तरह का खाना खाते हैं, आप देशद्रोही हैं। आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं, आप देशद्रोही हैं। आप अपनी बात में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप देशद्रोही हैं। ये एक माहौल पिछले 1.5-2 साल के अंदर बना है, और इस माहौल की जो सबसे भयावह, सबसे खतरनाक बात है वो ये कि ये एक रूपतावादी ताकतों का बनाया हुआ माहौल है। यानी ऐसी ताकतें जो विविधता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं जानबूझकर सिर्फ विविधता शब्द कहकर छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि विविधता और एकरूपता, इन दोनों शब्दों को आप इसके बाद उसके कई डायमेंशंस में देख सकते हैं। वो खान पान से संबंधित विविधता हो सकती है, वो विश्वास, अपने फेथ की विविधता हो सकती है, वो पूजा पद्धतियों, उपासना पद्धतियों, तीज त्योहार, पहनावे, आपस के रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, इन सब को लेकर जो विविधता है, मेरा आशय उन सबसे है। और इन सभी मामलों में वो ताकतें ये चाहती हैं कि एक रूपता ला दी जाए इस पूरे मुल्क पर। एक तरह का फेथ हो, एक तरह की उपासना पद्धति हो, पिता पुत्र, पति पत्नी, पड़ोसी, इनके बीच जो रिश्तों का, आप कह लीजिए चले आते हुए शक्ति संबंधों का जो बना हुआ पैमाना है, वो एक जैसा पूरे देश में और हर समुदाय में हो। एक जैसी जुबान बोले लोग, एक जैसा खाना खाएं, खाना खाने में सिर्फ विधि ही नहीं, निषेध भी एक तरह के हो, है ना। पहनावा एक तरह का हो, लड़कियां किस तरह रहें, लड़के किस तरह रहें, स्त्रियों को क्या करने की आजादियां हो, और पुरुषों को उनके साथ किस तरह का व्यवहार करने की आजादी हो। इन सब के मामले में एक रूपता लाने की एक कोशिश बड़े पैमाने पर चल रही है। मैंने आपसे कहा कि मैं एक दबाव महसूस कर रहा हूं। जब हम समकाल की चुनौतियां और हमारा साहित्य कहते हैं, तो किसी भी सजग व्यक्ति के लिए यह पहला दबाव है कि वो अपने समय की, ठीक उस समय की जिस समय में वो खड़ा है, ठीक उस समय की ऐसी चुनौतियों पर बात करे और उसके संदर्भ में साहित्य की चर्चा करने लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इसको रेजिस्ट कर रहा हूं। मैं नहीं बात करना चाहता इस तरह से, क्योंकि जैसे ही हम इस तरह से बात करना शुरू करते हैं साहित्य के बारे में, हम अपने ऊपर कई तरह की सीमाएं लाद लेते हैं, और हम दरअसल इस तरह से बात करते हुए साहित्य के बारे में भी एक खास तरह की समझ लोगों के सामने रख रहे होते हैं। तो मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगा थोड़ा सा समय लेकर कि मैं क्यों इसको रेजिस्ट कर रहा हूं, क्यों मैं नहीं चाहता कि जो बिल्कुल आज की तारीख में चल रहा है उसके संदर्भ में साहित्य पर बात की जाए। मैं नहीं चाहता हूं, और मैंने इसीलिए कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं मीणा जी का कि उन्होंने मेरी ही कही बातें मुझे याद दिलाई। मैं विचारधारात्मक रूप से उस जगह से आता हूं जहां साहित्य को इस तरह से देखने की ही परंपरा रही है। जो हिंदी की प्रगतिशील जनवादी परंपरा है, वो साहित्य को इसी तरह से देखती है, बिल्कुल तात्कालिक यथार्थ के साथ जोड़ करके देखने की एक परंपरा उसमें है। और मैं उस परंपरा के प्रति आलोचनात्मक रहा हूं। मैंने हर जगह बहुत स्पष्ट शब्दों में उस परंपरा की आलोचना की है। तो मैं अभी भी वो बात रखना चाहूंगा पहले कि क्यों मैं रेजिस्ट कर रहा हूं अपने अंदर के इस दबाव को। आज के समय का जो यथार्थ है, बिल्कुल अभी के समय का जो यथार्थ है, उसके साथ साहित्य को जोड़कर देखने में मेरी दिलचस्पी क्यों नहीं है। उसका पहला कारण ये कि साहित्य पत्रकारिता नहीं है। हमें ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, इनके काम करने के तरीके अलग हैं, और संभवतः इनके ऊपर दी गई जिम्मेदारियां भी अलग अलग हैं। जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल सतह की हलचलों को पकड़ने का माध्यम है। जो आज चल रहा है और अभी चल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करती है पत्रकारिता। लेकिन साहित्य
जो सतह की हलचल है उसके कहीं गहरे में छुपे कारणों और परिणामों की पड़ताल करने का माध्यम है। तो आज की तारीख में जो चल रहा है उसकी कितनी पुरानी जमीन है, उसके कारणों की पड़ताल अगर की जाए तो वो कितना पीछे से चला आ रहा है और वो जो असर डाल रहा है वो कितना दूरगामी है। अगर साहित्य इसके बारे में नहीं बयान कर पाता और वह सिर्फ सतह की हलचलों को दर्ज करके रह जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग करके रह जाता है, उसके दस्तावेज बना के रह जाता है, तो वो साहित्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब हो गया, वो एक अच्छी पत्रकारिता है, हम ये कह सकते हैं। और वो अगर अच्छी पत्रकारिता है तो उसका मूल्यांकन वो करें जो पत्रकारिता का मूल्यांकन करने के लिए निकले। मैं अगर आपके सामने ये कह रहा हूं कि मैं साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए निकला हूं, तो मैं उस पत्रकारीय मूल्यांकन से अपने को डिस्टेंस भी करने की जरूरत महसूस करता हूं। इसीलिए मैंने पहली बात ये कही कि जो कुछ आज और अभी हो रहा है दिल्ली शहर में और उसके साथ साथ उससे बाहर, पुणे के फिल्म संस्थान में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, IIT मद्रास में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में और इससे बाहर कई और ठिकानों पर जो कुछ बिल्कुल आज की तारीख में चल रहा है, उससे मैं अपने को इसीलिए डिस्टेंस कर रहा हूं क्योंकि मुझे पत्रकारिता पर बात नहीं करनी है। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण ये कि जैसे ही हम इस रूप में यथार्थ को आज की खबरों के रूप में पकड़ते हैं और उनकी तलाश साहित्य में शुरू करते हैं, वहीं हम एक हायरार्की बना देते हैं, एक श्रेष्ठता क्रम बन जाता है। और एक तरह से हम पहले ही ये मानकर चल रहे होते हैं, मतलब हमारी उस पद्धति में ये निहित होता है कि कौन सी चीज है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है और कौन सी चीज है जिसे उसके हवाले से प्रामाणिक किया जाना है। अब मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं तो जो हमारे समय की चुनौतियां हैं, इसको देखने के हमारे पास कितने तरीके हैं। सामान्य स्थिति यह है कि हम अपने समय के अखबारों से, दस्तावेजों से, जो सरकार के रिकॉर्ड्स हैं उनसे, और वो आर्थिक दस्तावेज भी हो सकते हैं, वो आपराधिक दस्तावेज भी हो सकते हैं, वो राजनीतिक दस्तावेज भी हो सकते हैं, इन सब से अपने समय के टेम्परामेंट को पकड़ने की कोशिश करें और फिर साहित्य में हम उसकी छाया ढूंढें, यानी हम ये देखें कि साहित्य उसको प्रतिबिंबित कर पा रहा है या नहीं। और इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साहित्य प्रामाणिकता के साथ उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है या साहित्य उसे रिफ्लेक्ट करने में अक्षम हो गया है। अब ये जो तरीका है, इस तरीके में आप जानते हैं कि आपने एक हायरार्की बनाई है और आप अपने समय को पहचानने की दृष्टि से कई अन्य स्रोतों को प्राथमिक स्रोत का दर्जा दे रहे हैं और खुद साहित्य को एक द्वितीयक स्रोत का दर्जा दे रहे हैं। तो शोधार्थी ये जानते हैं कि जो द्वितीयक स्रोत होता है, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, उन सेकेंडरी सोर्सेज की प्रामाणिकता को हम प्राइमरी सोर्सेज में जाकर जांचते हैं, है ना। यानी ये जो पद्धति है, यह पद्धति निहित रूप में आपसे ये कह रही है कि अपने समय की चुनौतियों को जहां चिन्हित करना हो, वहां साहित्य को प्राथमिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पत्रकारिता प्राथमिक स्रोत हो सकती है, अखबारों में छपे हुए रिपोर्ट्स प्राथमिक स्रोत हो सकते हैं और तमाम दूसरे तरह के दस्तावेज प्राथमिक स्रोत हो सकते हैं, और साहित्य को दरअसल उसी की तुला पर तोला जाना है। मैं इसके लिए राजी नहीं। ये जो हायरार्की है, मैं इस हायरार्की के लिए राजी नहीं। मैं अपनी बात को थोड़ा शायद स्पष्ट कर पाऊंगा अगर मैं बिल्कुल संकाल की चर्चा छोड़ के थोड़ा सा पीछे जाऊं। मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में गया, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में। उन लोगों को गोदान पढ़ना था, तो वहां प्रोफेसर आलोक राय ने बहुत एक दिलचस्प बात कही। प्रोफेसर आलोक राय प्रेमचंद के नवासे हैं, उनके पोते हैं, और वो अंग्रेजी में प्रोफेसर थे उस समय। उन्होंने कहा कि
जब गोदान यहाँ कोर्स में लगा तो बच्चों ने मेरे साथ मिलकर यह तय किया कि हम हिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों के पास चलें और उनसे बात करें कि जिस साल ये रचना छपी है उस समय के आसपास का इतिहास बताइए। फिर हम गोदान को उस इतिहास के परिप्रेक्ष्य में रखकर पढ़ेंगे। तो वो इतिहास विभाग गए। इतिहास विभाग ने उनको बहुत दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तो उस दशक का इतिहास पढ़ने के लिए गोदान के पास जाते हैं और तुम आए हो मेरे पास पढ़ने के लिए। अब ये देखिए यहां वो हायरार्की टूट गई है और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम अगर आज से 50 साल पहले के साहित्य की बात करेंगे तो उस साहित्य में उसका समय कैसे प्रतिबिंबित हो रहा है इसकी जांच करने के लिए हमारा जो स्वाभाविक रुझान है वो यही है कि हम इतिहास की किताबों में और राजनीति शास्त्र की किताबों में जाएंगे, दस्तावेजों में जाएंगे, गजेटियर्स ढूंढेंगे और उस समय के तथ्य का पता लगाएंगे और फिर हम देखना शुरू करेंगे कि गोदान में वो सारी चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, या हम जिस भी रचना को पढ़ रहे हैं उसमें वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सच्चाई क्या है कि ये सब तो पाठ ही है। हम जितनी चीजों का हवाला दे रहे हैं ये सब अपने समय के पाठ हैं और हमें मानना चाहिए कि उन सारे पाठों में गोदान भी एक पाठ के रूप में शामिल है। यानी जब हम उस समय की तस्वीर बना रहे हैं तो तमाम और चीजों के साथ साथ गोदान को भी एक प्राथमिक स्रोत के रूप में हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों को प्राथमिक स्रोत का दर्जा दें, गोदान को या किसी भी उपन्यास को द्वितीयक स्रोत माने और इस द्वितीयक स्रोत की प्रामाणिकता की जांच उस प्राथमिक स्रोत के आधार पर करें। क्या मेरी बात अब स्पष्ट है? अब इसी चीज को आप समकाल पे लागू कीजिए कि हमारा समय क्या है और हमारे समय की चुनौतियां क्या हैं। इसे हम कैसे पहचानते हैं? कैसे हम ये तय करते हैं कि हमारा समय क्या है और हमारे समय की चुनौतियां क्या हैं? जाहिर सी बात है अपने समय में जो विमर्श चल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, जो लेख छप रहे हैं, जो खबरें छप रही हैं, हम उन्हीं के आधार पर यह तय करते हैं कि हमारा समय क्या है और इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो क्या हम इन सारे विमर्शों और पाठों में जो उपलब्ध मेरा समय और मेरे समय की चुनौतियां हैं उनको उठाकर साहित्य पर लागू करना कर दूं और इसके आधार पर साहित्य की जांच करूं? मेरा कहना है कि नहीं। साहित्य से चुनौतियों को परिभाषित होना चाहिए और हमने तमाम दूसरे स्रोतों से उस समय की चुनौती के बारे में अपना जो एक पाठ निर्मित किया है उस पाठ की जांच साहित्य के आधार पर होनी चाहिए और ऐसी स्थिति में वो साहित्य द्वितीयक स्रोत नहीं रह जाता, वो खुद एक प्राथमिक स्रोत बन जाता है। ये जो एक मेथोडोलॉजिकल शिफ्ट है ये मुझे जरूरी लगता है इस विषय पर बात करने के लिए। नहीं तो एक बहुत ही सामान्य सा चलन है कि अगर समय के संदर्भ में रखकर साहित्य को देखना है तो मैं उस समय के बारे में तमाम दूसरे स्रोतों से एक तस्वीर बना लूं और साहित्य की जांच उस तस्वीर के आधार पर कर दूं। तो मतलब मैं दोबारा उसे इस तरह से कहना चाहूंगा कि वैसी स्थिति में जो साहित्य है वो मापदंड के निर्माण का खुद एक हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो किसी बने हुए मापदंड पर तोली जाने वाली वस्तु बन जाता है। मैं जो मेथोडोलॉजी सुझा रहा हूं उसमें साहित्य स्वयं मापदंड का हिस्सा है, वो मापदंड पर मापित होने वाली वस्तु मात्र नहीं है। मैं दूसरे तरह के शब्दों में इसे कह सकता हूं कि वो गंतव्य भी है और प्रस्थान भी है। यानी आप तमाम दूसरे स्रोतों से अपने समय के बारे में जो छवि बनाकर लाए हैं उसकी जांच के लिए साहित्य के पास सिर्फ नहीं जाते, बल्कि साहित्य से भी एक छवि उठाते हैं और उसकी जांच के लिए और उसे लेकर अपने समय की बनी हुई दूसरी छवियों तक भी पहुंचते हैं। तो तरीका जो है वो एक तरफा नहीं है, तरीका दो तरफा होना चाहिए। आपके पास अपने समय की पत्रकारिता, अपने समय के रिकॉर्ड्स, अपने समय के तमाम दूसरे साधनों से अपने समय की चुनौतियों को लेकर एक समझ बनी है। आप उस समझ को लेकर साहित्य के पास जाते हैं, लेकिन आप साहित्य में जो कुछ पढ़ते हैं उस समझ को लेकर वापस यहां तक भी आते हैं और इसकी भी जांच करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? उससे होता यह है
कि साहित्यकार के पास ऑब्जर्वेशन की, पर्यवेक्षण की जो एक गॉड गिफ्टेड किस्म की क्षमता है, उस पर्यवेक्षण की क्षमता से आप काफी कुछ हासिल करने में सक्षम होते हैं। यानी आप किसी समस्या के तमाम पहलुओं को नहीं देख पा रहे थे, आपको एक उपन्यास, एक कहानी उसके किसी ऐसे पहलू के बारे में बता देती है और आप अपने को एक नए सिरे से रिच, समृद्ध हुआ महसूस करते हैं, है ना। मैं जो ये पूरी बात कर रहा हूं, इस बात को मैंने उस भाषण में भी रखा जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान के मौके पर मुझे डिलीवर करना था। उसका विषय भी उपन्यास और हमारा समय था, इसीलिए ये उसी समय मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा परिपक्व होता हुआ आइडिया बना था। और दूसरी बार मैंने इस चीज को थोड़े अधिक विस्तार के साथ सोचा जब मुझे एक और व्याख्यान देना था, और मैं थोड़ा सा उस व्याख्यान का हवाला देना चाहता हूं, वो मेरी बात को स्पष्ट करने की दिशा में थोड़ा आगे ले जाएगा। जो दूसरा मौका था वो था दिल्ली के त्रिमूर्ति सभागार में स्वातंत्र्योत्तर भारत और हिंदी उपन्यास, इस विषय पर व्याख्यान देना था। अब आप सामान्य रूप से सोचिए, आप सब लोग शोधार्थी हैं, आपके सामने यह विषय होगा तो आप क्या करेंगे? मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथियों में से कोई बताए कि मैंने एक विषय दिया, स्वातंत्र्योत्तर भारत और हिंदी उपन्यास, आप कैसे लिखना शुरू करेंगे? या आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी? आप पहले क्या चीज इकट्ठा करेंगे? पहले तो सर उससे मतलब आज़ादी के बाद के समय का जो भी जैसे उपन्यास वगैरह काम है तो उससे रिलेटेड हम पहले मटेरियल इकट्ठा करेंगे सर। ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड जो आज़ादी के दौरान में जो घटी है उस घटनाओं को उसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। सर इन सभी के अलावा स्वतंत्रता पूर्व के उपन्यासों को भी देखना चाहेंगे। स्वतंत्रता पूर्व के उपन्यासों को भी देखना चाहेंगे। अच्छा, एक पृष्ठभूमि के रूप में। हाँ, ठीक है। क्योंकि सर बिना पृष्ठभूमि देखे फिर आगे की बात नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, लेकिन पृष्ठभूमि तो पृष्ठभूमि ही है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व के जो उपन्यास हैं उनको देख के ये बताया जा सकता है कि स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों का उनसे क्या फर्क है। यही सर, है ना। उसमें क्या समस्या है, बाद के उपन्यासों में क्या समस्या है। ओके। अच्छा, लेकिन मैंने जो अभी विषय कहा, मैंने तो कहा स्वातंत्र्योत्तर भारत और हिंदी उपन्यास, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास नहीं कहा। एक फर्क है ना, उस फर्क के बारे में आपका क्या कहना है? सर वही आप जो बोल रहे हैं कि तो उपन्यासों का अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता के बाद के। हाँ। तो उस समय की जो सिचुएशन है वो चाहे इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजिकल हो। हाँ। और उस समय के जो सिनेरियो है, टोटल जो है वातावरण अलग अलग तरीके से, उस समय जो लिखा गया उपन्यास है तो उसका आप प्राइमरी सोर्स के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, यही आपने सब बोल रहे थे। हाँ। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि या तो हम लोग उपन्यास का अध्ययन करेंगे तो वहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, प्राइमरी सोर्स उपन्यास को मानेंगे और वहाँ से जो है एटमॉस्फेयर चेक करेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जो भी हो, तो प्राइमरी सोर्स को मान लेंगे। और आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ जो शोध करता है वो जो है प्राइमरी सोर्स उनको मानते हैं, चाहे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसको मानेंगे, उससे कंपेयर करेंगे नॉवेल को। ये दो तरफा जो प्रक्रिया है इसके बारे में आप। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आपने मेरी बात पकड़ी है और इससे मैं संतुष्ट हुआ कि मेरी बात कन्वे हो रही है। हाँ, मेरे सामने यही समस्या थी कि क्या करें। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास हमारे पास हैं, उसमें से मान लीजिए एक जिसे कहते हैं ना मनमानी किस्म का चयन करना, कोई थीम ध्यान में न रखी हमने, मनमानी किस्म से हम एक चयन कर लें, अलग अलग समय के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों का चयन कर लिया। लेकिन अब कैसे जांच करें स्वातंत्र्योत्तर भारत के संदर्भ में? जो स्वातंत्र्योत्तर भारत है वो क्या है? ये तो बात समझ में आ गई कि 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो जो बात साथी ने कही कि आप समाजशास्त्रीय अध्ययनों, ऐतिहासिक अध्ययनों, अर्थशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर या तो असर्टेन करें कि स्वतंत्रता के बाद का भारत क्या है,
और तब उसके बाद उपन्यासों की जांच करें कि जो हमने तय किया था वो उपन्यास रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम कहेंगे यथार्थवादी उपन्यास है, नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि यथार्थवादी नहीं है। क्या ये चलेगा? एग्जैक्टली मेरा कहना है कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कम से कम हम जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो इसको नहीं चलने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब है कि वही पढ़े जाएं, फिर उपन्यास को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दरकार क्या है उपन्यास पढ़ने की? रिपोर्टिंग पढ़े, रिपोर्टिंग उससे ज्यादा विश्वसनीय तरीके से हमें चीजों को बता रही होगी। तो इसका मतलब है कि खुद साहित्य के पास कहने के लिए कुछ अपनी बातें भी हैं। वो दूसरों की बातें खाली नहीं कह रही है, उसके पास कुछ अपनी बातें भी हैं कहने के लिए, और हमें उन अपनी बातों की भी तलाश है। मेरे लिए जो स्वातंत्र्योत्तर भारत की छवि बनेगी, उस छवि को बनाने में स्वयं उपन्यास प्राथमिक स्रोत के रूप में शामिल होगा। और मैं इसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया इस दृष्टि से, तो मैंने पाया कि आपका नजरिया बदलते ही नजारा बदलने लगता है। जैसे ही आपने इस रूप में प्राथमिक स्रोत की तरह साहित्य की कल्पना की, आप पाएंगे कि आपके लिए यथार्थवादी होने के मायने भी बदल जाएंगे। जैसे मेरे जहन में यह था कि मैं स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों को पढ़ूंगा तो जिनमें स्वतंत्र भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं का कुछ न कुछ हवाला आता है, वो यथार्थवादी उपन्यास हैं। वो अपने समय के यथार्थ से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जिनमें उनका हवाला नहीं आता वो नहीं है। मैंने पाया कि ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ सीधे सीधे दो तरह की कैटेगरीज देखी। एक कैटेगरी उन उपन्यासों की है जिनमें आप पाते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर भारत की बड़ी घटनाएं कथा के स्तंभ के रूप में है। और जब मैं ये स्तंभ वाला मेटाफर इस्तेमाल करता हूं तो मैं जोर देता हूं कि उसको स्तंभ ही मानिए। ऐसा नहीं है कि वही कहानी है, वो स्तंभ है जिस पर कि कथा का भवन टिका हुआ है। लेकिन एक दूसरे तरह के उपन्यासों को भी आप ट्रेस कर सकते हैं, उसकी परंपरा को ट्रेस कर सकते हैं, जिसमें स्वातंत्र्योत्तर भारत की बड़ी घटनाओं का कोई हवाला नहीं आता, पर्टिकुलर हवाला जिसे हम कहेंगे। आपको उसमें इमरजेंसी के बारे में नहीं मिलेगा, आपको उसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र नहीं मिलेगा, आपको उसमें बाबरी मस्जिद के गिराए जाने का जिक्र नहीं मिलेगा, मंडल कमीशन के लागू होने का जिक्र नहीं मिलेगा, है ना। और थोड़ा पीछे चले जाइए तो बहुत सारी वैसी घटनाएं हैं। भारत चीन युद्ध का हवाला नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से स्वातंत्र्योत्तर भारत को गढ़ने में, हमारे मन के भीतर गढ़ने में, जिनकी एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आप पाते हैं कि उपन्यास जो 50 साल के वक्फे की कथा कह रहा है, या मान लीजिए 1 दशक की भी कथा कह रहा है, तो उस 50 साल या 1 दशक के अंदर की ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को बिल्कुल छोड़ दे रहा है। तो क्या वो गैर यथार्थवादी है? नहीं, वो भी अपने समय की किसी चीज को पकड़ रहा है ना। अब मसलन मैंने ये देखा कि ठीक स्वतंत्रता के बाद का जो समय है उसमें मैला आंचल की एक घटना, जिसको कि आप लोगों ने अगर पढ़ा है और आप नित्यानंद तिवारी के लेखन से भी परिचित हैं तो आप जानते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है मैला आंचल उपन्यास की। मैं किस घटना का हवाला दे रहा हूं, कोई अंदाजा? वो है बावन दास की हत्या, है ना। मैला आंचल का एक पात्र है बावन दास, उसकी उसमें हत्या की गई। और वो हत्या कैसे होती है? तो आजादी मिलने के तुरंत बाद वो एक जगह देखता है कि नेपाल के पार से तस्करी का सामान आ रहा है, और उसको पहले ही पता चल चुका है, जो गांधीवादी बावन दास है, कि तस्करी का सामान इतने बजे आना है। और वो तय करता है कि अगर मैं गांधी का सही चेला हूं तो मुझे ये तस्करी रोकनी पड़ेगी। बावन दास उस जगह पर पहुंच जाता है, और जब गाड़ियों की कतार आती है तो वो बीच में खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा। तो जो कांग्रेसी सेठ है जिसका कि वो गाड़ियों का काफिला है, वो गाड़ीवानों को आदेश देता है इसको कुचलते हुए आगे बढ़ जाओ, और काफिला बावन दास को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। और बावन दास के गमछे का एक टुकड़ा बगल के पेड़ में फंसा रह जाता है, जो चिढ़ जाता है, और वो वहीं फंसा रहता है। तो बावन दास की मृत्यु उस उपन्यास की एक बहुत बड़ी घटना है। उपन्यास अंततः सुखांत है। आप पाएंगे कि उस उपन्यास में अंत में जाकर
वो हृदय परिवर्तन हुआ है ज़मींदार का, उसने ज़मीनें बांट दी हैं और एक खुशी का माहौल है। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जो आंचलिकता है वो स्वतंत्रता के बाद के वैसे ही उल्लास के माहौल को व्यक्त करने वाला साधन है, और इस रूप में मैला आंचल को भी पढ़ा गया है। पर आप जब इस तरह से बावन दास की हत्या को देखते हैं और आप पाते हैं कि उपन्यास का जो आखिरी वाक्य है वो उस घटना का हवाला देता है। उपन्यास का आखिरी वाक्य मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं कि कलीमुद्दीपुर के चेथरिया पीर पर किसी ने एक और कपड़ा चढ़ा दिया। अब वो जो जगह है जहाँ की बावन दास मारा गया और उसके गमछे का एक टुकड़ा फंसा रह गया पेड़ की डाल में, उसको लोगों ने चेथरिया पीर का नाम दे दिया, है ना। जैसे पीर बाबा होते हैं ना, जो उनके आगे वो धागा वागा बांधा जाता है, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आके धागा खोल दीजिए, तो उस तरह से वो चेथरिया पीर का नाम उसे दे दिया गया और लोग अपनी मान्यताएं वहां मांगते हैं। तो एक बहुत ही उदास नोट पर जाकर मैला आंचल खत्म होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। वो स्वतंत्रता के तुरंत बाद का उपन्यास है, सन 52 में प्रकाशित हुआ था या 54 में, मेरा ख्याल 54, यानी आप समझ लीजिए कि 50 के दशक की बिल्कुल शुरुआत में उसको लिखा गया। अगर 54 में प्रकाशित हुआ है तो पिछले 2-3 साल से लिखा जा रहा होगा। तो ये आज़ादी के तुरंत बाद के मूड को पकड़ने वाला एक उपन्यास है, और ये उपन्यास वो बात कह रहा है जो आप किसी भी और दस्तावेज में नहीं ढूंढ सकते हैं। आप ढूंढ के दिखा दीजिए दस्तावेजों में जो मूड है, जिसमें कि सुखांत की भी वैसी ही अनुभूति है जैसी अद्भुत अनुभूति ट्रेजिक की है, दुखांत की है, उसको मैला आंचल पकड़ता है। और मैंने एक और प्रसंग देखा जो इसके काफी बाद के उपन्यास का है, और वो उपन्यास है आधा गांव। आधा गांव 67 में प्रकाशित हुआ था। आधा गांव का एक प्रसंग है आज़ादी के तुरंत बाद का, और मैं उस समय मैं पहला टास्क मेरा यही था कि मैं देखूं कि आज़ादी के तुरंत बाद के मूड को कौन कैसे व्यक्त कर रहा है। तो आधा गांव में मैंने पाया कि आज़ादी के ठीक बाद विभाजन हो चुका है और मुस्लिम समुदाय के हाशियाकरण की क्या प्रक्रिया है, उसको एक घटना बड़े अद्भुत तरीके से पकड़ती है। उसमें एक चरित्र है फुन्नन मियाँ, आधा गांव में। फुन्नन मियाँ का जो बेटा है वो कुछ समय पहले गोलीबारी में शहीद हुआ था। तो उनको पता चलता है कि बगल के कस्बे में, अब मैं उसका नाम भूल गया, कोई कांग्रेसी लीडर आने वाले हैं, बाल मुकुंद वर्मा या कुछ ऐसे नाम है उनका, और वो वहाँ पर शहीदों का स्मारक बनाए। तो फुन्नन मियाँ ये मान लेते हैं कि मेरे बेटे का स्मारक बन रहा है, या जितने लोग वहाँ शहीद हुए थे उसमें मेरा बेटा भी शामिल है। तो वो जो सामान्यतः अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, वो बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन करके उस सभा में जाते हैं, और सभा में बड़े गौर से जैसे एक एक शब्द को पी रहे हों, वो बाल मुकुंद वर्मा जी का भाषण सुनते रहते हैं। और बड़ी बारीक सी पकड़ है राही मासूम रजा की, वो पूरा उपन्यास जिसमें कि भोजपुरी और उर्दू शैली का मिला जुला प्रयोग है, उसमें आप देखेंगे कि जिस जगह वो कांग्रेस का नेता भाषण देता है, वहाँ एक संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान हिंदी आपके सामने आती है, जो एक अजनबी जुबान की तरह है, उस पूरे इलाके के लिए अजनबी जुबान है। और उस भाषण में वो जिन लोगों की घोषणा करते हैं, जिन लोगों के शहीद होने की और जिनके नाम पर शहीद स्मारक बनने की घोषणा करते हैं, वो सभी हिंदू नाम हैं। जब वो भाषण खत्म हो जाता है तो फुन्नन मियाँ को लगता है कि अरे हमारे बेटे का तो नाम ही नहीं आया। तो वो बीच सभा में खड़े होते हैं और दूर से ही चिल्लाते हैं कि ये साहब एक हमरो बंटवारा, और उसका ये नाम था मुमताज। हाँ, उसका नाम मुमताज था, और आपको लगता है साहब किसी ने उसका नाम बताया नहीं। और ये अद्भुत प्रसंग है, आप पढ़ेंगे तो भावुक हो जाएंगे कि वो नैरेटर जो है वो लिखता है कि जिस समय फुन्नन मियाँ खड़े हुए और चिल्लाकर बोली उन्होंने ये बात, उस समय उन्हें लगा जैसे एक पूरी सृष्टि में एक सन्नाटा सा है और एक भाए भाए सी गूंज रही है। इतना भयानक अकेलापन उनको कभी किसी जगह नहीं लगा था। और इतना कहने के बाद वो वहां से सभा से चल देते हैं।
तो आप आधा गांव के इस प्रसंग में जाकर मुसलमान के हाशियाकरण का वो दारुण प्रसंग जब पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि ये दस्तावेजों में नहीं मिल सकता, ये उपन्यास नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे सामने ये एक समस्या थी कि मैं कैसे स्वातंत्र्योत्तर भारत के साथ हिंदी उपन्यास को जोड़कर देखूं। और मैंने पाया कि जहां पे ठोस ऐतिहासिक घटनाओं के हवाले नहीं मिलते, उन जगहों पर भी अपने समय के मूड को पकड़ने के रूप में एक गहरा यथार्थवाद मौजूद है, जिससे कि आप आंख नहीं चुरा सकते, और जिसको देखने का मतलब साहित्य को सही तरीके से साहित्य के रूप में देखना है। तो अब थोड़ा सा हम इस चर्चा से आगे बढ़ें, और मैं आपको पीछे सिर्फ इसलिए ले गया था कि मैं अपनी बात को स्पष्ट कर पाऊं। मैंने जो बात बीच में कही कि अगर हमारे समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको दर्ज करना ही एक अच्छे साहित्य का काम होता, तो हम साहित्य क्यों पढ़ते? ये चीज़ मैंने अनुभव की जब मुझे 2 उपन्यासों के बारे में लिखना था। एक उपन्यास है हिंदी का, और ये दोनों 21वीं सदी के उपन्यास हैं, ये मैं आपको बता दूं, इसलिए आप ये समझिए कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय से बिल्कुल जुड़ा हुआ मसला है ये। एक उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, और दूसरा है मोनालिसा हंस रही थी। मुन्नी मोबाइल के लेखक हैं प्रदीप सौरभ, और मोनालिसा हंस रही थी के लेखक हैं अशोक भौमिक। मैंने पाया कि मुन्नी मोबाइल में, जिसने मुझे उसको लिखने की जिम्मेदारी दी थी, उसने बहुत उम्मीद के साथ दी थी, उसने कहा था कि अद्भुत उपन्यास है। मैंने पाया कि उसमें ढेर सारे घटनाओं के हवाले मिलते हैं जो कि लेखक के पत्रकार होने की वजह से उसकी डायरी में पहले से दर्ज है। कैसे मोदी का साक्षात्कार लिया गया, मोदी ने अपने साक्षात्कार में क्या क्या महत्वाकांक्षाएं व्यक्त की, गुजरात दंगे में क्या हुआ। मैं फिर कहूं कि पॉलिटिकली मैं उन सारी बातों के साथ हूं, और अगर मेरी राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो मैं चाहूंगा कि वो बातें उपन्यास में लिखी जाएं। लेकिन उन बातों के होने भर से मुन्नी मोबाइल अच्छा उपन्यास नहीं हो जाता है, क्योंकि उन बातों को जानने के लिए मुझे उपन्यास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका डॉक्यूमेंटेशन इतने बेहतर तरीके से दूसरे माध्यमों में हुआ है कि मैं एक उपन्यास क्यों पढ़ूं। जिन दूसरे माध्यमों में उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उनका तो दावा भी सच होने का है, उपन्यास का तो दावा ही सच होने का नहीं है। भाई, उपन्यासकार ने अपनी कथा को कथा कहा है, इसका मतलब है कि उसका क्लेम नहीं है सच होने का। तो अगर आप कल को उसकी गिरेबा पकड़िए कि आपने ये कैसे लिख दिया, तो वो कहेगा किस्सा है भाई, है ना। उसने अपने लिए एक सेफ स्पेस चुना है जहां वो ये कहकर किनारे हो सकता है कि भाई किस्सा है। आप इसमें जो मोदी कह रहे हैं ना, ये मोदी एक आदमी है, मोदी नाम का, वो ये कह के किनारे हो सकता है। लेकिन जिसने अपने को तथ्य के रूप में क्लेम किया है, ऐसी चीज को जब हम पढ़ेंगे तो उसकी प्रामाणिकता अलग तरह की होगी। तो मैं गुजरात के बारे में ढेर सारी दूसरी चीजें पढ़ लूंगा, वो मेरे लिए बेहतर है। मेरे लिए गुजरात को जानने की खातिर मुन्नी मोबाइल पढ़ना जरूरी नहीं है ना। मैंने उसकी ये आलोचना लिखी। मैंने कहा कि इन चीज़ों का होना अपने आप में कोई समस्या नहीं है उपन्यास में। ये ऐसी चीज़ें क्या, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हों, लेकिन शर्त ये है कि उपन्यासकार को उसे उपन्यास की तरह बरतना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें एक ऐसी कोहेसिव नैरेटिव स्ट्रक्चर में आएँ जो हमारे उपन्यास की कसौटी पर खरा उतरता है, तो मैं उसे अच्छा उपन्यास कहूँगा, नहीं तो मैं उसे अच्छा उपन्यास नहीं कहूँगा। मोनालिसा हंस रही थी बिल्कुल दूसरे तरह का उपन्यास। आप उसमें पाएंगे कि किसी भी ऐतिहासिक घटना का कोई ठोस हवाला नहीं, उसमें मंडल कमीशन नहीं आता, उसमें बाबरी मस्जिद का ध्वंस नहीं आता, उसमें गुजरात 2002 नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आती। वो किस्सा क्या है, एक युवक आप लोगों की तरह का चित्रकला का अध्ययन कर रहा है,
चित्रकला का अध्ययन करने के बाद वो किसी स्कूल में चित्रकला पढ़ाने लगता है और मुश्किल से उसका खाना खर्चा निकलता है। धीरे धीरे वो सिद्धांततः सहमत न होते हुए भी मुंबई जाता है, जहां पेंटर्स की एक बड़ी दुनिया है। और पेंटर्स की उस दुनिया में जाने पर वो पहले बिल्कुल तैयार नहीं है उस दुनिया के भीतर घुसने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत व्यावसायिक किस्म की दुनिया है, यहां बनियोटी चलती है, यहां लोग अपनी कला को बेचते हैं और मुझे बिकना नहीं है। ये सारी चीजें उसके दिमाग में साफ है। लेकिन वो पाता है कि धीरे धीरे बिना चाहे हुए वो उस दुनिया का एक हिस्सा बन गया है, और न सिर्फ उसकी पेंटिंग बल्कि वो स्वयं एक पेंटर के रूप में एक वस्तु बन चुका है। एक ऐसी वस्तु जिसको कि अलग अलग जो आर्ट गैलरीज हैं, उन आर्ट गैलरीज में इस वस्तु को लेकर एक छीना झपटी मची हुई है। हर आर्ट गैलरी चाहती है कि ये चित्रकार अब मेरे कब्जे में रहे, है ना। धीरे धीरे वो इस दुनिया में जाकर फंसता है, और एक आखिरी प्रसंग है जिसमें कि वो पाता है कि उसके सामने मोनालिसा आकर खड़ी हो गई है और वो उस पर हंस रही है, व्यंग्य से। तो वो उपन्यास किसी ठोस घटना का हवाला नहीं देता, बावजूद इसके वो आपको बताता है कि आपके समय के कि वो भयावह दुरभिसंधियां क्या हैं, वो भयावह षड्यंत्र क्या हैं, जहां कि आप विरोध की भाषा बोलते बोलते कोऑप्ट कर लिए जाते हैं सत्ता के द्वारा, है ना। मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी चीज है। मेरे लिए ये ऐसी चीज है जिसको एक कथाकार ही संभव कर सकता है, इसे पत्रकार संभव नहीं कर सकता। जिस चीज को मुन्नी मोबाइल में लिखा गया वो कोई भी पत्रकार लिख सकता है, बशर्ते कि वो डायरी मेंटेन करता हो। रोज को अपनी डायरी लिखना आना चाहिए, अपनी डायरी में वो चीजें लिखे और एक दिन अपनी डायरी खोले, उन घटनाओं को वहां से निकाले और एक उपन्यास की शक्ल दे दे। लेकिन ये जो दूसरी चीज है वह एक उपन्यासकार ही लिख सकता है। और मैं समझता हूं कि वो हमारे समय की चुनौतियों के बारे में हमारी समझ में अपनी ओर से कुछ ऐड करता है। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कुल मिलाकर जितनी बात हम अभी तक कर रहे हैं उसमें जो मैं कहना चाहता हूं वो यही कि साहित्य को प्राथमिक स्रोत की तरह बरतने का मतलब है इस बात के प्रति सजग होना कि साहित्य के पास अपनी ओर से कहने के लिए कुछ है जो हमारी तमाम दूसरे माध्यमों से बनी हुई समझ में कुछ ऐड कर सकता है। सिर्फ ये नहीं है कि उस समझ को वो कंफर्म कर दे या रिजेक्ट कर दे, वो उसमें कुछ ऐड कर सकता है।